हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 2 अप्रैल और हम 2 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप अपने कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विदेश सेवा आईएफएस को प्रधानमंत्री की नई प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय विदेश सेवा आईपीएस को प्रधानमंत्री की नई प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है निधि तिवारी को। किसको बनाया गया है? निधि तिवारी को प्रधानमंत्री की नई प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की अधिकारी नीति तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 31 मार्च को इसकी नियुक्ति की घोषणा की थी। निधि तिवारी 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है और वे नवंबर 2022 से प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थी और इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय के डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स डिवीजन के अंडर सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। निधि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव है डॉक्टर पीके मिश्र। कौन है? डॉक्टर पीके मिश्र। और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव जो 2 नंबर के हैं वो है शक्तिकांत दास, जो पहले रिजर्व बैंक के और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल। ये कौन है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर। 1 से 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन होगा और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कर रहा है। आयोजन कौन कर रहा है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एंड खेल मंत्रालय। ये आयोजन युवाओं को पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी से जोड़ने के साथ साथ गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यानी युवाओं को पॉलिटिक्स के क्षेत्र में और पब्लिक पॉलिसी से जोड़ने के साथ साथ गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग ने नीति NCAR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की है? किस आयोग ने नीति NCAR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की है? तो किसने की है? ये की है नीति आयोग ने। किसने की है? नीति आयोग ने। 1 अप्रैल को नई दिल्ली में नीति NCAR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत होगी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NCAR आर्थिक मंच की शुरुआत करेगी और नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉय इकोनॉमिक्स रिसर्च के साथ मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। यानी नीति आयोग किसके साथ मिलकर बनाया है? ये बनाया है नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च के साथ मिलकर इस पोर्टल को बनाया गया है। इस पोर्टल पर लगभग पिछले 30 साल के सामाजिक और आर्थिक शोध रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ टिप्पणियों का डेटा का भंडार रहेगा और ये पोर्टल एक व्यापक रिसर्च सेंटर के रूप में काम करेगा जो इन डेप्थ रिसर्च स्टडीज के लिए डेटा और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टोर होगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के इस पोर्टल पर लगभग 30 साल तक के जो डेटा है उनको यह स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कोसप्ले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा?
हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कोसप्ले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा मुंबई के अंदर। कहाँ होगा? मुंबई के अंदर। 1 से 4 मई 1 से 4 मई तक मुंबई में भारत की सबसे बड़ी कोसप्ले चैंपियनशिप आयोजित होगी। कोसप्ले चैंपियनशिप का उद्देश्य कि पार्टिसिपेंट्स को अपने स्किल, क्रिएटिविटी और पॉप कल्चर के प्रति जुनून दिखाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है। कोसप्ले किसी खास कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेशभूषा और फैशन संबंधी मटेरियल पहनने की कला है। कोसप्ले क्या है? कोसप्ले है ये मतलब एक खास कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेशभूषा और फैशन से संबंधित मटेरियल पहनने की एक कला है। और यह कार्यक्रम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का सहायक कार्यक्रम है और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय और तेलंगाना सरकार के साथ साथ क्रिएटिव स्ट्रीट और एपिको कौन इसके मुख्य आयोजक हैं। आयोजन कौन कौन कर रहे हैं? एक तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और तेलंगाना की सरकार, और उनके साथ साथ क्रिएटिव स्ट्रीट और एपिको कौन इसके मुख्य आयोजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस द्वीप में 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है? तो हाल ही में 7.1 की तीव्रता से भूकंप कहाँ आया है? यह आया प्रशांत महासागर टोंगा द्वीप में। कहाँ आया? टोंगा द्वीप में। 30 मार्च को टोंगा द्वीप में 7.1 तीव्रता भूकंप आया है, जिसके बाद वहां सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप मुख्य द्वीप से करीब 100 मीटर उत्तर पूर्व में आया है। कहाँ आया है? मुख्य द्वीप से करीब 100 मीटर के 100 किमी उत्तर पूर्व में आया है। और प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक द्वीपीय देश है जिसमें लगभग 171 द्वीप शामिल है और यहाँ करीब 1 लाख लोग रहते हैं और जिनमें ज्यादातर मुख्य द्वीप टोंगा टापू पर बसते हैं। और टोंगा द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 3500 किलोमीटर दूर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से कितनी दूर है? 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो किसके लिए किया गया? ये किया गया पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान थे। पाकिस्तान की जो जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इमरान खान का नामांकन किया गया है। और नॉर्वे की राजनीतिक पार्टी सेंट्रम से जुड़े पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने इसकी घोषणा की है। और ये नॉमिनेशन ऐसे समय में आया है जब इमरान खान राष्ट्रीय खजाने में गड़बड़ी करने के आरोप में 2023 से जेल में बंद है। तो इससे पहले 2019 में भी उन्हें भारत के साथ तनाव कम करने के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब बात करें नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज की स्थापना वो हुई थी 1895 के अंदर और पहली बार प्रदान कब किया गया? 1901 के अंदर। और इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू कब हुआ था? 1968 में। और इसके अंदर राशि कितनी दी जाती है? वो प्राइज मनी होती है 7.36 करोड़। कितनी होती है? 7.36 करोड़। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 338 नॉमिनेशन हुए हैं और इनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन है। पिछले साल इस पुरस्कार के 286 उम्मीदवार नामांकित थे और 2016 में सबसे अधिक 376 नॉमिनेशन हुए थे। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 90वां। कौन सा मनाया गया है? 90वां। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2025 को मुंबई स्थित अपने मुख्यालय में अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के का उत्सव मनाएगा। और इस अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के भारतीय रिजर्व बैंक
ने अपना कामकाज 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया था और इसकी स्थापना 20वीं सदी में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी और सर ऑसबॉर्न स्मिथ को इसका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख यानी सीडी देशमुख थे और वे भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और उन्होंने 11 अगस्त 1943 को पदभार संभाला था। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग होगी, जो वैश्विक स्वास्थ्य और योग के महत्व को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र ने योग के अभ्यास के अनेकों लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है और इसे पहली बार 2015 के अंदर मनाया गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। 2015 के अंदर इसकी थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग और 2023 में वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये 2023 के अंदर थी और 2024 में स्वयं और समाज के लिए योग और 2025 में क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस प्रसिद्ध इतिहासकार को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस प्रसिद्ध इतिहासकार को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है मायना स्वामी को। किसको किया है? मायना स्वामी को। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार उगादी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की और उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। और इस वर्ष मायना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और अभिलेखीय अध्ययन में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मान दिए जाते हैं। यानी कला रत्न की उपाधि दी जाती है, प्रतिष्ठित हंसा पदक दिया जाता है, प्रशस्ति पदक दिया जाता है और नगद पुरस्कार दिया जाता है। मतलब ये 4 चीजें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया उड़ीसा के अंदर। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा के अंदर। उत्कल दिवस जिसे उड़ीसा दिवस या विश्व मिलन के रूप में भी जाना जाता है और हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है और ये दिवस 1936 में उड़ीसा राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। उड़ीसा के पहले गवर्नर जॉन ऑस्टिन हाबेग थे। गवर्नर कौन थे? जॉन ऑस्टिन हाबेग। प्रारंभ में कटक राज्य की राजधानी थी, लेकिन बाद में उसे भुवनेश्वर को राजधानी घोषित कर दिया गया था। और प्राचीन काल में इसे उत्कल कहा जाता है, जिसका अर्थ है कुशल कारीगरों की भूमि। यानी उत्कल का अर्थ क्या है? कुशल कारीगरों की भूमि। और यह भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है। और 2011 में उड़ीसा का नाम बदल आधिकारिक रूप से ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। कब? 2011 के अंदर। और ओडिशा में एक साल में महीनों की संख्या से अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। अब बात करें अगर उड़ीसा के अभी वर्तमान के अंदर जो गवर्नर है वो हरिबाबू कुंभपति है और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। राजधानी भुवनेश्वर है और प्रमुख धरोहर स्थल है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर। प्रमुख नदियां महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा और ऋषि कुल्या। राष्ट्रीय उद्यान शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। और प्रमुख स्मारक है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, धौली शांति स्तूप और राजा रानी मंदिर। प्रसिद्ध त्योहार रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, कोणार्क महोत्सव।
नृत्य शैलियाँ ओडिसी, छऊ और घुमुरा। और जनजातीय संथाल, जुआंग, बोंडा और कौंद। और वन्य अभ्यारण्य कौन कौन से? चिल्का वन्य अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य और नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। मुख्य शहर हैं भुवनेश्वर, कटक, पुरी, राउरकेला और संबलपुर। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। हाल ही में केनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक एस के मजूमदार को बनाया गया है। और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नेटुम्बो नंदी नदेतवाहे ने शपथ ली है। और हाल ही में सरकार ने श्री राहुल भावे को IFCI का प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया है। और हाल ही में टेनिस खिलाड़ी आरीना सबालेंका ने अपना पहला मियामी ओपन टाइटल जीता है। धरती आबा ट्राइप्रेन्योर्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। और पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। और हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई है। और म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप की त्वरित प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बर्मा शुरू किया है। और हाल ही में मल्टीनेशनल वायु अभ्यास इनियोकोस 2025 का आयोजन ग्रीस के अंदर किया जाएगा। और बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाही सरकार का गठन सीरिया देश में हुआ है। एक आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।